अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी हायरार्की, जिसमें हम लोगों ने तमाम टाइप्स का मेमोरी पढ़ा था, उसका एक हाई लेवल ओवरव्यू लिया था। इस वीडियो में हम लोग उसमें से एक टॉपिक को पकड़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज मेन मेमोरी। आज हम लोग मेन मेमोरी का कंप्लीट ओवरव्यू डिटेल में लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, दो लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक कवर या एक्सप्लेन। उसमें आप जाके ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाला में जाके नीचे से पूरा वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ये वीडियो और आने वाले वीडियोस को समझने के लिए। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए बिना वक्त को जाए किए टॉपिक को शुरू करते हैं। व्हाट इज मेन मेमोरी? द प्राइमरी स्टोरेज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। हमें पता है कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस रैम को करता है, जिसको ही हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम refers to the primary storage that is directly accessible by the CPU for storing data and instruction required during program execution। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। इसका एग्जांपल मैंने कई बार दिया है, एक बार और देता हूँ। मान लीजिए आप मूवी प्ले कर रहे हैं वीएलसी में, तो मूवी जब प्ले करेंगे वीएलसी में तो सबसे पहले वो रैम में लोड होगा, और जैसे ही रैम में लोड हो रहा है तब जाके सीपीयू उसका एक्सेस कर रहा है। अब आप एक प्रोग्राम को जब चला रहे हैं, एक मूवी आपने डबल क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट उसने वीएलसी को खोला या विंडो मीडिया प्लेयर को खोला। ठीक है, अब विंडो मीडिया प्लेयर क्या है या वीएलसी क्या है? एक एप्लीकेशन है। जब आप उसको रन कर रहे हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ, इसका मतलब। तो जब वो रन होता है मेमोरी के अंदर तो सीपीयू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखना पड़ता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि मेन मेमोरी कंप्यूटर में इस चीज को रिफर करता है कि वो प्राइमरी स्टोरेज है और डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू के द्वारा, जो कि स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, जो जरूरत पड़ता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। समझ में आ गया? इट इज एसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एंड कम्स इनटू प्राइमरी टू टाइप्स। दो किस्म का मेन मेमोरी होता है, दो किस्म का। रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। आज हम लोग दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो बदल रहा हो। ठीक है, जो बदल रहा हो अनएक्सपेक्टेडली या फिर बदल रहा हो। यानी इसका आसान शब्दों में वायदे समझ लीजिए कि कंप्यूटर को ऑफ करके आप ऑन करेंगे तो रैम खाली हो जाएगा, लेकिन रीड ओनली मेमोरी अलग है, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, वो खाली नहीं होगा। ठीक है, वो परमानेंट स्टोरेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, आगे मजीद जब हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स खुल के सामने आएगी। तो अभी सबसे पहले हम लोग रैम पढ़ते हैं। तो रैम होता क्या है भैया? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ क्रूशियल कंपोनेंट इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम एंड डिजिटल डिवाइसेस। यानी ये सिर्फ कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडर्न कंप्यूटर में भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिस्टम्स में भी जरूरी है, जहां पर मेमोरी का काम हो। इट सर्व्स एज द प्राइमरी मेमोरी वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर टेम्पररी स्टोर फॉर क्विक एक्सेस बाय द सीपीयू। यानी ये एक ऐसा स्टोरेज है जहां पर टेम्पररी कुछ डेटा होल्ड होता है, और वो डेटा होल्ड होता है जिसको सीपीयू एक्सेस कर सके और जल्दी से एक्सेस कर सके। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमें पता है ऑलरेडी। रैम इज द वॉलेटाइल मेमोरी, मीनिंग इट्स रिक्वायर्ड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर टू रिटेन स्टोर डेटा। यानी इसको एक डेटा रैम में डाल दिया, अब उसको स्टोर रखने के लिए कॉन्स्टेंटली उसको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अदरवाइज वो रख नहीं सकता। इसीलिए हमने एग्जांपल दिया कि अगर कंप्यूटर ऑफ कर देंगे वो डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑफ करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया। When the power is turned off or the device is restarted, the data stored in the RAM is lost. Distinction it from non-volatile storage, volatile storage like a ROM। यानी ये इस चीज को अलग करता है। ऑफ कोर्स जिसका डिटेल्स हमने डिफरेंस अभी समझ लिया पहले ही कि रैम और रोम में क्या फर्क होता है। मेन यही होता है कि रोम में कोई भी चीज नहीं उड़ेगा, कंप्यूटर ऑफ भी कर दे, एक महीना बाद भी कंप्यूटर खोलिएगा तो रीड ओनली मेमोरी से कुछ भी नहीं उड़ता है, और रैम से उड़ जाता है। इसीलिए रैम को टेम्परेरी स्टोरेज भी बोल देते हैं और रोम को परमानेंट स्टोरेज भी बोल दिया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ रैम टू प्रोवाइड फास्ट रीड एंड राइट एक्सेस टू डेटा दैट सीपीयू नीड्स टू ऑपरेट ऑन अ रियल टाइम। अब देखिए जाहिर सी बात है, क्यों अब हो सकता है कोई कहे कि रैम में ऐसा क्यों है भाई कि बंद करने से बंद हो जाता है? यानी बंद करने से बंद हो जाता है मुराद है कि कंप्यूटर बंद करने से रैम खाली हो जाता है, ऐसा क्यों है भाई? आप लॉजिक समझे, रैम बना क्यों है? रैम बना इसलिए है कि सीपीयू को जल्दी से जल्दी एक्सेस दे सके डेटा का। अब जब कंप्यूटर ही बंद रहेगा तो सीपीयू तो बंद है ना, और सीपीयू जब बंद है तो सीपीयू का दिमाग जो है, कंट्रोल यूनिट, वो भी तो बंद है। तो जब सीपीयू को जरूरत ही नहीं है, जब वो बंद है, तो रैम अकेला जाग के क्या करेगा भाई? वो भी सो जाता है साथ में, क्योंकि वो तो बना ही इसलिए है कि सीपीयू को सपोर्ट कर सके। तो जब सीपीयू ऑफ है तो रैम क्या कर लेगा अकेले? समझ में आ रहा है ना आपको? मकसद समझना जरूरी है। तो रैम का मकसद ही है कि सीपीयू को स्पीड डेटा एक्सेस दे सके वो, ताकि सीपीयू इजीली काम कर सके रियल टाइम पे। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइस। सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस जैसे कि रीड ओनली मेमोरी वगैरह हो गया, उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, फैसिलिटेटिंग रैपिड डेटा एक्सचेंज। ठीक है, रैम कम्स इन अ डिफरेंट टाइप। रैम अलग अलग टाइप पे आता है, सच एज डी रैम, जैसे कि एक डी रैम होता है जिसको डायनेमिक रैम कहते हैं, और एक एस रैम होता है जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं। ईच विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म ऑफ स्पीड। दोनों के अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड के हिसाब से, कॉस्ट
कॉस्ट के हिसाब से एंड पावर कंजम्पशन के हिसाब से। यानी आसान शब्दों में रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी दो किस्म का है, एक है डी रैम यानी डायनेमिक रैम और एक है स्टैटिक रैम। दिस मेमोरी इज क्रूशियल फॉर मल्टीटास्किंग, और ये मेमोरी मल्टीटास्किंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इट इज अलाउ द सिस्टम टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा क्विकली, एनहांसिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द नीड टू एक्सेस स्लोअर स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव और एसएसडीज फॉर फ्रीक्वेंटली यूज इन्फॉर्मेशन। और जाहिर सी बात है रैम और यानी रैम पूरा का पूरा, उसमें जो दो टाइप होता है डी रैम और एस रैम, दोनों ही रैम बना ही इसलिए ताकि मेमोरी को बार बार एसडीडी में जाना ना पड़े क्योंकि वो ज्यादा स्लो है। ठीक है, इसलिए रैम का मकसद है सीपीयू को फास्ट डेटा देना। अब रैम दो किस्म का होता है, वो भी पढ़ लेते हैं। एक होता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम क्या होता है, जिसको डी रैम बोलते हैं, उसका फंक्शन क्या है, स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए टेम्पररी डेटा वो होल्ड करता है डायनामिक रैम। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है जरा वो समझ लीजिए। रिफ्रेशिंग, रिक्वायर रिफ्रेशिंग एट रेगुलर इंटरवल टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रेगुलर टाइम, रेगुलर बेसिस पे इसको रिफ्रेश होना जरूरी है। इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे समझेंगे हम लोग। लेकिन अभी आप कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए कि रिफ्रेशिंग होता है किस में होता है, डायनेमिक रैम में होता है, ठीक है, डी रैम में होता है। इसके बाद आता है स्टोरेज मैकेनिज्म। इसका स्टोरेज मैकेनिज्म क्या है, यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर अ बिट ऑफ डेटा एज इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, इसका स्टोरेज मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। कॉस्ट क्या है, स्लोअर सॉरी एंड लेस एक्सपेंसिव पर बिट कंपेयर टू एसरैम, यानी एसरैम के मुकाबले स्लोअर है और लेस एक्सपेंसिव भी है। इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है वो समझ लीजिए। मेन मेमोरी के द्वारा, यानी मेन मेमोरी इस्तेमाल होता है एज अ मेन मेमोरी, यानी एज अ रैम इस्तेमाल होता है। इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल सर्विस, कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल सर्विस में इसका इस्तेमाल होता है एज अ रैम। और हाई डेंसिटी स्टोरेज, हाई डेंसिटी स्टोरेज क्या होता है, प्रोवाइड हाई डेंसिटी स्टोरेज एट द लोअर कॉस्ट पर बिट। ठीक है, इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, एस रैम। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा स्टोरेज फॉर फास्ट एक्सेस। अब देखिए ये भी तो स्पीड देता है, लेकिन ये टेम्परेरी स्पीड यानी टेम्परेरी सीपीयू को डेटा देता है, और ये काम यही करता है, यानी ये भी वही काम करता है लेकिन ये हाई स्पीड करता है। यानी रैम क्या करता है, सीपीयू के लिए डेटा रखता है कि भैया तुम जल्दी से एक्सेस कर लो। एस रैम क्या करता है, वो बोलता है कि हम भी सेम काम करेंगे लेकिन डबल स्पीड से करेंगे। समझ में आया। तो एस रैम ये करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, नो रिफ्रेशिंग, इसमें कोई रिफ्रेशिंग नहीं होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग लाइक डी रैम। स्टोरेज मैकेनिज्म क्या है, यूजेस फ्लिप फ्लॉप मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स टू स्टोर डेटा व्हिच मेक्स इट फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। हमें ऑलरेडी पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देख के आए हैं तो आपने अभी अंदाजा लगा लिया होगा कि एस रैम क्यों ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एस रैम भी उसी चीज से बना है जिससे रजिस्टर बना है, यानी फ्लिप फ्लॉप। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आया और ऊपर से आंसर किया, हाईली रिकमेंड कि पुराना वीडियोस को देख के आइए ताकि आपको ये जो मजा है, ये जो किक है वो मिलता रहेगा। अरे हाँ यार, ये तुमने पढ़ के आए थे। तो इस वजह से एस रैम का दाम बहुत ज्यादा है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है, क्योंकि वो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, ट्रांजिस्टर से बना होता है, जो कि एग्जैक्टली रजिस्टर्स बना होता है उससे। यानी पूरा का पूरा सीपीयू इसी से तो बना है, सिक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशन सर्किट से तो बना है पूरा एएलयू और पूरा का पूरा सीपीयू। ठीक है, परफॉर्मेंस का क्या है, फास्टर एक्सेस टाइम एंड लोअर पावर कंजम्पशन कंपेयर टू डी रैम। डी रैम से पावर कम लेता है और डी रैम से ज्यादा स्पीड भी चलता है। यूज केस क्या है, कैश मेमोरी, यूज्ड इन कैश मेमोरी एंड अदर एप्लीकेशन वेयर स्पीड एंड रिलायबिलिटी इज क्रूशियल। अब देखिए आपको समझ में आ गया, कैश मेमोरी का गुत्थी भी सॉल्व हो गया कि कैश मेमोरी क्या था, कैश मेमोरी क्या था। कैश मेमोरी भी रैम ही है, लेकिन रैम का दूसरा टाइप है। एक रैम है जो हम लोग अलग से डालते हैं, एक्सटर्नली रैम डालते हैं, वो क्या है, वो है रैम यानी डी रैम, डायनेमिक रैम है। और एक होता है स्टैटिक रैम, जो इस्तेमाल कहाँ होता है, कैशेस में इस्तेमाल होता है। तो जो कैश मेमोरी है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो रजिस्टर के बाद सबसे करीब होता है सीपीयू का, और रजिस्टर के बाद सबसे फास्ट होता है और रैम से स्पीड होता है। तो रैम से स्पीड होने से मुराद क्या है, डी रैम से स्पीड होता है, वो है कैश मेमोरी। समझ में आया। अच्छा, बफर्स एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड स्लोअर मेन मेमोरी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि बफर का मतलब क्या है और ये कैसे एक्ट बिटवीन कर रहा है, प्रीवियस वीडियो आपने आगे नहीं देखा है। बेसिकली दोनों का स्पीड में फर्क है ना, सीपीयू के स्पीड और मेन मेमोरी के स्पीड में फर्क है, तो दोनों को मेंटेन करने के लिए भी एज अ बफर भी इस्तेमाल होता है कैश मेमोरी। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में पढ़ते हैं रोम क्या होता है। तो रैम तो समझ में आ गया, रैम दो किस्म का होता है, डी रैम और एस रैम। एस रैम इस्तेमाल होता है कहां पर, कैश में, और डी रैम का इस्तेमाल होता है रैम में, नॉर्मल जैसा हम लोग करते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रोम और रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। यानी ये एक परमानेंट स्टोरेज होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, कंप्यूटर्स वगैरह पे हम लोग स्टोर करने के लिए एक मीडियम है हमारे पास, यानी कि स्टोरेज स्पेस है, सिंपल। अनलाइक रैम, रोम इज नॉन वोटाइल मेमोरी, मीनिंग इट इज रिटेन इट्स कंटेंट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जैसे हमने पहले कहा कि पावर ऑफ भी कर दीजिएगा तो एलईडी रहेगा। These characteristic makes ROM suitable for storing critical system software, firmware and instructions that must not be altered or easily or erased during normal operation। यानी जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर कंप्यूटर ऑफ करने सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उड़ जाता तो नेक्स्ट टाइम आप जब ऑन करते तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो चलता ही नहीं ना, या फिर जो भी चीज है सिस्टम को चलाने के लिए। तो इस वजह से उसके लिए इस्तेमाल होता है रीड ओनली मेमोरी, जो नहीं बदलता है इजिली, जो स्टैटिक होता है। ठीक है, इसमें भी काफी टाइप है, और हमारा जो
SSD, HDD वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है जो हम लोग नीचे पढ़ने वाले। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम, अब देखिए इसका मकसद क्या है, जैसे मैंने बताया ना रैम का मकसद, अब रोम का मकसद समझिए क्या होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम इज टू प्रोवाइड रीड ओनली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इंटीग्रेट टू द सिस्टम फंक्शनैलिटी, यानी इसका मकसद ये है कि ऐसा डेटा और ऐसा इंस्ट्रक्शन को आप एक्सेस कर सके जो सिस्टम फंक्शनैलिटी से डील करता है, ठीक है। इट्स टिपिकली कंटेन्ड फ्रेमवेयर, यानी बूट लोडर्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, हमारे कंप्यूटर में जो यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो गया, बायोस, बूट लोडर, ये ओएस में आप पढ़ते हैं, तो ये उस चीजों को संभालने के लिए और बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। एंड अदर एसेंशियल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट इनिशियलाइज द हार्डवेयर एंड facilitate the setups process of the computer or device. ROMs chip are manufactured with the data already stored during production using method that permanently encoded the information into the memory cell. They are serves types of ROM including PROM, यानी programmable। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग ROMs का टाइप पढ़ेंगे कि ROM बहुत सारा किस्म का होता है, अलग अलग काम, अलग अलग पर्पस के लिए होता है। उनमें से एक यानी ROM है प्रोग्रामेबल ROM है, PROM, एक है EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, एक है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। ईच ऑफर्स वैरी ऑफ डिग्री ऑफ प्रोग्रामेबिलिटी, हाँ ठीक है, एंड एंड प्रीमिनेंस suited to different application needs in computer electronics। अरे यार हो जाता है, यार हो जाता है, कमेंट में मत बोलना कि यार अच्छा पीरोम, पीरोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये होता क्या है, देखिए रोम तो हमें पता है, लेकिन रोम का टाइप्स दिख रहे हैं, तो हमारा वाला जो रोम है जो हम लोग वेट करें एचडीडी वाला वो भी आएगा, वो पहले इसको देखते हैं, ठीक है। पीरोम, कंफ्यूजन ना ज्यादा बढ़ाते हैं, इसका फंक्शन क्या है, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर परमानेंटली प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, यानी पीरोम ऐसा रोम होता है ना कि इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा डालना है इसको मैन्युफैक्चर करते वक्त ही डाल सकते हैं, बाद में कोनो चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट था कि बनाते वक्त जैसा बन गया वैसे ही बन गया, अब कुछ नहीं चेंज हो सकता, कोई बग आ गया तो बग के साथ चलाओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन टाइम प्रोग्रामिंग, एक ही बार सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस यूजिंग ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड पीरोम प्रोग्रामर, यानी पीरोम प्रोग्रामर एक डिवाइस है, उसी की मदद से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और एक ही बार कर सकते हैं। प्रीवेनेंसेस का मतलब क्या होता है, वंस प्रोग्राम द डेटा कैन नॉट बी चेंज और इरेज, एक बार प्रोग्राम कर दिया डेटा चेंज भी नहीं हो सकता, इरेज भी नहीं हो सकता। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल प्रोडक्शन रन्स ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर एंड वायरफ्रेम्स, ठीक हो गया। यूजेज क्या है इसका, बूट वायरफ्रेम स्टोर्स बूट वायरफ्रेम बेसिक सिस्टम इंस्ट्रक्शन एंड अदर क्रूशियल डेटा दैट मस्ट रिमेन अनचेंज। अब स्टार्टिंग में आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो मतलब अजीब सा चीज है, बेकार है, जब चेंज ही नहीं कर सकते, नहीं, कुछ कुछ चीज आप चाहते हैं कि चाह कर भी आप चेंज ना कर सके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, बूट फ्रेमवेयर हो गया, सिस्टम इंस्ट्रक्शन हो गया, क्रिटिकल डेटा हो गया, यानी एक नूब बंदा अगर कंप्यूटर में कुछ भी कर ले, जितना कुछ कर ले, वो इसको नहीं हटा सकता, ठीक है, क्योंकि इसको पीरोम से बनाया गया है, ये एक ही बार प्रोग्रामेबल हो सकता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ चीज जरूरी होता है कि भाई आप ना बदल सके, उस पर पूरा सिस्टम डिपेंड होता है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने कई मरतबा ये बात कहा है, आज भी बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, कुछ भी चीज 100% वेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एक ईपीरोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या है, इसका फंक्शन क्या है, अलाउ फॉर इरेजिंग एंड प्रोग्रामेबल ऑफ द मेमोरी मल्टीपल टाइम्स, यानी मल्टीपल टाइम्स उसको इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूवी इरेजर, यूवी इरेजर क्या होता है, यू इरेज यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज, यानी अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट से, लाइट के एक्सपोजर से, विच क्लीन्स द मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल को क्लीन करता है और इरेज हो जाता है ऑफ कोर्स। इसके बाद आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं, वंस इरेज न्यू डेटा कैन बी रिटन यूजिंग अ पीरोम प्रोग्रामर, पीरोम प्रोग्रामर की मदद से जब वो इरेज हो जाए न्यू डेटा आप राइट कर सकते हो उसमें। एप्लीकेशन क्या है, कॉमनली यूज इन फ्रेमवेयर अपडेट्स एंड डेवलपमेंट प्रोसेस पर्पस, यानी डेवलपमेंट पर्पस में और फ्रेमवेयर में आप इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आपको बार बार चेंजेस करके देखना होता है, फ्रीक्वेंटली अपडेट्स जहां पर आता है। तो यूजेज क्या है इसका, अपडेट, आइडियल फॉर एप्लीकेशन वेयर ओकेशनली अपडेट और करेक्टनेस आर नेसेसरी विदाउट रिप्लेसिंग द एंटायर चिप, यानी ऐसा सिस्टम जहां पर एंटायर चिप को तो नहीं बदलना होता है, लेकिन फ्रीक्वेंट अपडेट्स देना जरूर पड़ता है, वहां ये इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद एक आता है EEPROM, EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रीडेबल नहीं, सब में अवेलेबल लग रहा था, मैं इसमें भी लगा दिया। इसका फंक्शन क्या है, अलाउ फॉर इलेक्ट्रिकल इरेजिंग एंड रीप्रोग्रामिंग मेमोरी, यानी ये इलेक्ट्रिकली इरेज करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जाहिर सी बात है डील करता है ये मेमोरी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो समझिए, इलेक्ट्रिकल इरेजर कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली व्हिच इज अ फास्टर एंड मोर कन्वीनियंस देन EROM, यानी EROM से ज्यादा कन्वीनियंस है, फास्टर भी है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जहां भी होता है वहां पर फास्ट रहता है चीज एन कंपेयर टू अदर्स। डेटा रिटेंशन, रिटेन डेटा विदाउट पावर सिमिलर टू अदर रोम टाइप, यानी विदाउट पावर डेटा रिटेन कर सकते हैं आप अदर रोम की तरह। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यूज्ड इन डिवाइस वेयर फ्रीक्वेंटली अपडेट्स और चेंज टू द स्टोर्ड डेटा आर रिक्वायर्ड सच एज बायोस
सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन डेटा, यानी ऐसा स्टोरेज जहां पर कोई डेटा तो स्टोर है लेकिन बार बार उसको अपडेट करने की जरूरत पड़े, उसके लिए फिक्सिबिलिटी होता है। तो जैसे कि बायोस हो गया, आपको अपडेट मिलता रहता है ना, ओएस का बायोस में अपडेट मिलता रहता है, और फिर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स वगैरह हो गया, इनमें इस्तेमाल होता है। यूजेज, इसका यूजेज कहाँ होता है? कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉमनली फाउंड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी एम्बेडेड सिस्टम्स एंड डिवाइस रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबल स्टोरेज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, इन सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक आता है ऑक्सिलरी मेमोरी। अब ये ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है? देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज रिफर्स टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज अलोंगसाइड विद प्राइमरी मेमोरी, यानी रैम के साथ, यानी रैम के साथ साथ एक सेकेंडरी स्टोरेज भी इस्तेमाल होता है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। अनलाइक रैम विच प्रोवाइड फास्ट एक्सेस डेटा टू अ वोटाइल, ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफर्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट पर बिट एंड रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। अब देखिए, ये जो क्वालिटी आपको मिल रहा है ना नॉन वोटाइल का, और इसी तरीके से ऑक्सिलरी मेमोरी पावर ऑफ करने से भी वो रहता है, ये काइंड ऑफ रोम वाला जो कैपेसिटी है, यानी रोम वाला जो पावर है वो है, लेकिन इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल देते हैं। यानी रैम को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, तो रैम के अंदर जितना भी पार्ट्स आता है ना, उसको हम लोग प्राइमरी में डाल देते हैं, और रोम और ऑक्सिलरी मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। तो जितना भी सेकेंडरी स्टोरेज का चीज है ना, उसको हम लोग ऑक्सिलरी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर फर्क डिस्टिंग्विश किया है ना, बिकॉज स्टैंडर्ड यही है, यानी बहुत सारा किताब, बहुत सा सिलेबस, बहुत सा टीचर्स आपको ऐसे ही पढ़ाते हुए मिलेंगे, क्योंकि बहुत सा बुक्स में आपको ऐसा ही डिफरेंशिएशन मिलता है। लेकिन स्टिल अगर आप ऑलरेडी आपको समझ है इन चीजों का ना, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई डील इसमें बड़ा नहीं है। द प्राइमरी रोल ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी, अब देखिए इसका मकसद क्या है? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, प्रोग्राम एंड फाइल दैट आर नॉट करेंटली इन द यूज ऑफ सीपीयू। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्यों डिफरेंशिएट किया, और क्या मैंने क्यों कहा कि मोस्ट ऑफ द किताब में या मोस्ट ऑफ द जगह में आपको मिलेगा कि रोम और ऑक्सिलरी को फर्क किया गया और रोम को रैम के कैटेगरी में डाला गया। उसका पीछे का रीजन देखिए, रोम का मकसद क्या था, यहाँ हमें रोम का मकसद पड़ा था ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम टू प्रोवाइड रीड ओनली एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इंटीग्रेटेड टू द सिस्टम फंक्शनैलिटी। यहाँ पर सिर्फ रीड ओनली है, यानी बात तो सही है, इसमें भी वो क्वालिटी है कि पीसी ऑफ कर देंगे तो नहीं खत्म होगा रैम की तरह, लेकिन ये रीड ओनली है, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसका काम ये है कि एक मेमोरी में कुछ डाला हुआ है, अब आप उसको सिर्फ रीड ही कर सकते हो भैया, कुछ कर नहीं सकते उसके साथ। समझ में आया? तो ये काइंड ऑफ एक स्टोरेज है, लेकिन एक ऐसा स्टोरेज है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इसका मकसद ये है, जाहिर सी बात, इसमें हमने देखा कि बायोस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, बूट लोडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काम कर रहा है, आप उसको छेड़ नहीं सकते, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं काम करेगा। तो उसको उन सब चीजों के लिए रोम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन वहीं अगर आप ऑक्सिलरी मेमोरी का डिटेल देखें ना, यानी इसका मकसद देखें ना, लगभग सेम लगता है, लेकिन इसका मकसद अलग है, यानी काम सेम कर रहा है, पर्पस अलग है। काम इसका भी वही है कि परमानेंट स्टोरेज है, हटेगा नहीं, लेकिन इसका मकसद क्या है? टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, प्रोग्राम, फाइल्स दैट आर नॉट करेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सीपीयू इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जबकि रोम में सीपीयू इस्तेमाल कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो जब चल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो लोड सीपीयू ही कर रहा है ना, तो इसलिए, ठीक है, ये फर्क आपको समझना जरूरी है। बट अगर आप ये फर्क समझते हैं और जस्ट आप इस वे में कि दोनों काम सेम करता है, अगर आप एक साथ भी बता दें, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये फर्क यानी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये फर्क जानना जरूरी है कि ऑक्सिलरी और रोम में क्या डिफरेंस है। देखिए, The includes persistent storage solution such as hard disk driver यानी HDD, solid state data यानी SSDs, optic disk यानी CD और DVD, magnetic tapes and cloud storage service. These devices typically have a slower access speed compared to RAM but offer much larger storage capacity, making them suitable for storing operating systems application, multimedia files and user data. Auxiliary memory plays a crucial role in enhancing overall system functionality and efficiency of computer system by enabling data persistent, allowing user to store and access vast amount of information beyond the immediate capability of RAM. It support functions such as backup, archive, and data sharing across multiple platforms, ensuring the information remain accessible and secure over extended periods. यानी आसान शब्दों में भाई, जो आप डेली का काम करते हैं ना स्टोर करने के लिए, उसको रीड राइट शेयर करने के लिए, वो सब काम ऑक्सिलरी मेमोरी में होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरी मेमोरी बना ही इस काम के लिए है। अब इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क ड्राइवर्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूज स्पिनिंग मैग्नेट डिस्क कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर डेटा। आपको पता है कि एचडीडी के अंदर जो सीडी टाइप का मैग्नेटिक डिस्क होता है, वो घूमता रहता है, ठीक है, जब वो काम करता है। जब आप रीड राइट करेंगे, आप अपना फैन को ऑफ करिए और कोई बड़ा फाइल लीजिए 15-20 जीबी का, जिसको आप अपना सी ड्राइव से अपना एचडीडी के अंदर डालिए, तो जो प्रोसेस जब वो डलेगा ना, जब वो सेंड होगा ना, और आप कान लगा के सुनेंगे अगर, तो वो आवाज करता है, ठीक है, क्योंकि वो अंदर में घूम रहा होता है।
प्रैक्टिकली। तो हाई कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी क्या बहुत हाई है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी ड्यू टू देयर रिलेटिव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये सबसे फेमस ऑक्सिलरी टाइप है क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट में भी मिल जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, कॉस्ट इज वाइड स्प्रेड कंपैटिबल विद कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, इसमें एक और अच्छा भी है कि वाइडली कंपैटिबल है। हालांकि आज के टाइम पे जो साटा केबल जो एसएसडी भी होता है वो भी बहुत हाईली कंपैटिबल हो चुका है अभी के टाइम पे। यूजेज क्या है, सुटेबल फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन एंड लार्ज फाइल मल्टीमीडिया। ठीक है, यानी एग्जैक्टली जो काम आप करना चाहते हैं, मूवी वीडियो जो भी रखना चाहते हैं। इसके बाद एक आता है सॉलिड स्टेट ड्राइवर, जिसको एसएसडीज भी हम लोग कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूज ऑफ फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ये डेटा को रखता है, ना कि फिजिकली रखता है डेटा को। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फिर स्पीड के ऑफर से एतबार से ऑफर्स फास्टर रीड एंड राइट स्पीड कंपेयर टू एचडीडी, रिजल्टिंग इन अ क्विकर एक्सेस ऑफ डेटा। ये हमें पता है कि एसएसडी फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है आज आप समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है और वो तो मैग्नेटिक डिस्क है। रिलायबिलिटी, नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंट एंड रेजिस्टेंट टू फिजिकल शॉक। ठीक है, यानी फिजिकल शॉक रेजिस्टेंट है। जैसे कि आप आमतौर पे देखते होंगे कि एचडीडी वगैरह जल्दी खराब हो जाता है अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट वगैरह करता है, तो रेजिस्टेंट टू फिजिकल शॉक है ये। ठीक है, यूजेज क्या है, आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टास्क एंड पोर्टेबल डिवाइस, यानी हाई परफॉर्मेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स रीड राइट स्पीड सब ज्यादा है तो परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही, बड़ा मजा आएगा आपको 100 जीबी यहाँ वहां करने में। ऑप्टिकल डिस्क में आता है सीडी और डीवीडी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यूज लेसर टेक्नोलॉजी फॉर रीड एंड राइट डेटा ऑन अ फ्लेक्सिबल सरफेस, यानी इसका इस्तेमाल तो वैसे ही बहुत कम होता है। टाइप्स क्या है इसका, सीडी है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड डीवीडी है यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आर एग्जांपल ऑफ ऑप्टल डिस्क। ठीक है, ऑप्टल डिस्क का एक एग्जांपल है जिसका इस्तेमाल काफी कम है आज के टाइम पे। कैपेसिटी क्या है, ऑफर्स रिलेटिवली लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, ये और भी ज्यादा लार्जर कैपेसिटी को स्टोर करने का देता है आपको। यूजेज क्या है, कॉमनली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवी एंड आर्चिवल डेटा, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे सीडी डीवीडी का यही इस्तेमाल होता है, बट आज के टाइम में ये भी बहुत कम होता है, खास करके जब से क्लाउड आया फिर तो इसका इस्तेमाल लगभग कम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, यूज मैग्नेटिक स्टोरेज टू रिकॉर्ड डेटा सिक्वेंशियली ऑन अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ टेप, यानी एक टेप है जैसे कि आप नाम देख सकते हैं मैग्नेटिक टेप, उसके ऊपर सिक्वेंशियल हिसाब से रिकॉर्ड करता है डेटा को। इसका इसमें तीन चीज है, कैपेसिटी क्या है, बहुत हाई है, ऑफर्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी एट द लो कॉस्ट पर बाइट, यानी लो कॉस्ट में बहुत हाई कैपेसिटी का देता है ये जगह। दूसरा क्या है, आर्चिवल्स, यानी सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म आर्चिवल स्टोरेज एंड बैकअप पर्पस, यानी बैकअप और आर्काइव के लिए इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। इंटरप्राइज, ऑफ्टन यूज्ड इन इंटरप्राइज एनवायरनमेंट ऑफ डेटा बैकअप एंड डिजास्टर्स रिकवरी ड्यू टू देयर ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, यानी इंटरप्राइज में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है जहां पर बैकअप वगैरह का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा आज, यही तक का टॉपिक। मेन मेमोरी को हमने एकदम डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमने समझा मेन मेमोरी होता क्या है, बहुत आसान था। मेन मेमोरी में दो पार्ट होता है, एक होता है रोम, एक होता है रैम। सबसे पहले हमने मेन मेमोरी को देखा, उसके बाद हमने देखा कि रैम और रोम। तो रैम में दो टाइप्स होता है, एक होता है डायनामिक रैम जिसका फंक्शन, कैरेक्टर और इस्तेमाल हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि एस रैम यानी स्टैटिक रैम, उसका फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और इस्तेमाल तीनों को देखा। उसके बाद हम लोग रोम पे गए कि रोम क्या होता है, तो रोम को हमने समझा। फिर हमने देखा कि रोम में बेसिकली तीन टाइप्स का रोम होता है, एक होता है पी रोम, उसका फंक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका इस्तेमाल देखा। एक होता है ईपी रोम जिसमें हमने देखा कि उसका फंक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका यूजेज क्या होता है। और फिर हमने देखा कि ईईपी रोम जिसका फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और यूजेज हमने देखा। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी मेमोरी देखा कि ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है। ऑक्सिलरी मेमोरी को देखने के बाद हमने देखा कि ऑक्सिलरी मेमोरी सेकंड स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज रैम होता है, सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। उस पर हमने देखा हार्ड डिस्क क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक और उसका क्या यूजेज यानी फंक्शनलिटी क्या है, क्या क्या प्रोवाइड करता है। उसके बाद एसएसडीज को देखा हमने, उसके बाद ऑप्टिक डिस्क को देखा हमने, और उसके बाद आखिर में मैग्नेटिक टेप को देखा हमने। तो बेसिकली मेमोरी में यानी मेन मेमोरी में यही चीज है सिर्फ, यानी इतना ही है। अब अगर इसके अंदर भी आपको पीएचडी ठोकना है किसी टॉपिक पे, ऑफ कोर्स आप ठोक सकते हैं। डायनामिक रैम के ऊपर मैं अब अलग से 60 पेज का पूरा नोट्स लिख सकता हूँ इन डिटेल, बट दैट इज डिफरेंट, वो आपके सब्जेक्ट के कोर से बाहर है। ठीक है, वो कर सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरत है मैं उससे ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा, और टेंशन मत लेना। तो मेन मेमोरी में सिर्फ इतना ही टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स में से बहुत सा टॉपिक फ्यूचर में फर्दर एक्सपैंड होंगे, लेकिन टॉपिक इतना ही रहेगा, टॉपिक इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो मेन मेमोरी सिर्फ इतना ही है। दो पार्ट्स में डिवाइड है मेन मेमोरी, या तीन पार्ट्स ले लेते हैं, एक रैम है, एक रोम है और एक ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो रैम में दो टाइप है, डी रैम और एस रैम, और रोम में तीन टाइप है, एक ईपी रैम, एक ईईपी रैम, एक ई नहीं एक पी रैम था शायद, हाँ एक पी रैम है, एक ईपी रैम है और एक ईईपी रैम है। तीन किस्म का रैम हो गया, तो रैम रोम कवर हो गया। ऑक्सिलरी मेमोरी में चार चीज है, एसडी एसएसडी है, एचडीडी है, एसएसडी है, इस तरीके से ऑप्टिकल डिस्क है, और इस तरीके से मैग्नेटिक टेप। खत्म, इतना ही सारा, ऑन योर फिंगर आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो यही है मेन मेमोरी, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये एक फाउंडेशन और कंप्लीट मेन मेमोरी का वीडियो था। आगे जब हम लोग मेमोरी के ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे, इन्हीं टॉपिक को दोबारा से टच करेंगे हम लोग। समझ में आया? तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इंतजार क्या कर रहे हो भैया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा के।